एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। दिल्ली की हवा में फिर हुआ बदलाव। रेड जोन में पहुंचा दिल्ली एनसीआर AQI 433। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में बरकरार है। विशेषज्ञों की माने तो प्रदूषण हवाओं के चलते दिल्ली और एनसीआर के शहर रेड जोन में हैं। कुल मिलाकर देश में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। इसके साथ ही 7वें दिन यानी सोमवार को भी हवा की सेहत गंभीर श्रेणी में है। वहीं सफर के अनुसार दिल्ली में सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोमवार को भी हालात बदतर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है और बच्चों को मास्क लगा कर रखने को कहा है। सफर इंडिया ने चुनौती दी है कि इस प्रदूषित हवा में घर से बाहर व्यवसाय और कामकाज करना स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होगा। वहीं सफर और CPCB बोर्ड के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण बदलाव छाया रहेगा। अगले 1-2 दिन तक हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही बरकरार रहेगी। इससे पहले रविवार को दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही है। JP नड्डा ने बूथ स्तर पर व्यवस्था दुरुस्त करने को दिया 15 दिन का वक्त। साथ ही बताया कि मतदाताओं के बीच कैसे करें काम। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी भाजपा की चुनावी तैयारियों को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी गंभीरता से ले रहा है। इस कड़ी में बूथ स्तर तक इकाइयों की संरचना और उनकी सक्रियता पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को यहां गढ़वाल मंडल के सभी जिला प्रभारियों और 41 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों, विस्तारकों व प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। वहीं बता दें कि उन्होंने बूथ जीतना चुनाव जीतना का मूल मंत्र देते हुए बताया कि बूथ स्तर पर किस तरह से मतदाताओं के बीच कार्य किया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राजपुर रोड स्थित एक होटल में 2 स्तरों की बैठक ली है। पहली बैठक पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिलों के लिए है। वहीं दूसरी हरिद्वार इलाके के लिए की गई है। साथ ही बूथ इकाइयों को सशक्त और सक्रिय करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि कार्यकर्ताओं को अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी है। देश में 500 के पार पहुंचे ओमिक्रॉन के मामले। 19 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 31 नए मामले आए हैं। यही नहीं, केरल में ओमिक्रॉन के 19, तेलंगाना में 3, आंध्रा में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, ओडिशा में 4, चंडीगढ़ में 2 और मध्य प्रदेश में 9 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 501 हो गई है। सबसे ज्यादा मामला महाराष्ट्र में सामने आया है। इसके बाद दिल्ली का नंबर है। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। इनमें 48 छात्र हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई एक साथ कांग्रेस और हिंदू महासभा का मुखिया हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के तुरंत बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन हमें बड़े खेद के साथ यह बताना पड़ रहा है कि यह कार्य 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा हुआ। शाह ने पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को भी याद किया और कहा कि कोई भी ऐसा नहीं जो संगठनों में एक साथ काम कर सके। आज आप सोच भी नहीं सकते कि कोई एक ही समय में कांग्रेस और हिंदू महासभा का मुखिया कैसे हो सकता है। बता दें कि अमित शाह रविवार को NDMC कन्वेंशन सेंटर में पंडित मालवीय के 160वें जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी व्यक्ति नहीं, वर्ण हैं। आजादी की लड़ाई उन्होंने सिर्फ राजनेता के तौर पर नहीं लड़ी, बल्कि एक पत्रकार के तौर पर और वकालत के जरिए भी लड़ी।
वहीं मातृभाषा भारतीय संस्कृति और भारतीयता का एक साथ उद्देश्य करने वाले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे। वहीं साथ में उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ तक कि वैचारिक मतभेद रखने वाले संस्थानों में भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। मौजूदा वक्त में आप सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति एक ही समय पर दो जगह कैसे काम कर सकता है। सफलतम वकील के रूप में और भारतीय परंपरा के पोषक चिंतक होने के साथ साथ मितभाषी भी थे और उसी के कारण एक लंबे समय तक अनेक संस्थाओं में वैचारिक मतभेद रखने वाली संस्थाओं में भी वो एक साथ काम करते हैं। आज के जमाने में जो जर्नलिज्म में काम करते हैं वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हिंदू महासभा और कांग्रेस का दोनों का अध्यक्ष एक ही समय रह सकता है। मैं उस समाज की और वो संस्थाओं की उदारता की बात नहीं करता, वो व्यक्तित्व की महानता की बात करता हूं। वो व्यक्ति कितना महान होगा जो कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों का अध्यक्ष कर देगा। ये उनके गुण थे जो उनको प्रासंगिक बनाते थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको मैन ऑफ ग्रेट हार्ट कहा, जिसका भारतीयकरण महात्मा गांधी ने महामना के नाम से किया। एक प्रकार से गुरु टैगोर और गांधी जी दोनों ने मिलकर उनको महामना की उपाधि दी और बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। जब अंग्रेजों ने पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रकार से व्यक्ति नहीं थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। आजादी की लड़ाई उन्होंने सिर्फ राजनेता के तौर पर नहीं लड़ी, पत्रकार के तौर पर भी लड़ी, वकालत के जरिए भी लड़ी। मातृभाषा, भारतीय संस्कृति और भारतीयता का एक साथ उद्घोष करने वाले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी पंडित महामना मालवीय थे। और उस वक्त एक ऐसे इकलौते नेता थे, उनको मालूम था अगर मैं मातृभाषा की बात नहीं करूंगा, अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात नहीं करूंगा, अगर मैं भारतीयता की बात नहीं करूंगा, तो आने वाले दिनों में इस सभी को कहीं न कहीं भुलाने का प्रयास होगा। वो कड़ा विरोध झेलने के बावजूद भी उन्होंने ये तीनों विचारों को छोड़ा नहीं और आज हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव डालने का यश अगर किसी को जाता है तो महामना को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जहां तक सवाल है, मैं अभी भी मानता हूं कि उनकी जीवन की सभी उपलब्धियों में सबसे बड़ी कोई उपलब्धि थी तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही सदियों तक एक विचार को, एक तत्व को एक नए प्राण देने का काम किया। स्वधर्म, स्वभाषा, भारतीय संस्कृति और स्वराज, इन चारों चीजों को शिक्षा के साथ कुछ बोले बगैर बुनना और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा से युक्त युवाओं को बाहर निकालकर देश के पुनः निर्माण के अंदर लगाना, ये उद्देश्य अपने आप में इतने अंतर्विरोध रखता था कि इसको जमीन पर उतारना, ये कल्पना को व्यवहारिकता में लाना बहुत बड़ा कठिन था। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि महामना जरूर समन्वयवादी व्यक्ति होंगे, वरना स्वधर्म, स्वभाषा, भारतीय संस्कृति और स्वराज, ये चारों उद्देश्यों के साथ आधुनिक शिक्षा को भी विद्यार्थियों को पढ़ाना बड़ा अपने आप में अंतर्विरोध वाली उस जमाने में बात हुई। खैर आज तो नहीं हो सकती, परंतु उस जमाने में बहुत बड़ी अंतर्विरोध वाली बात थी, मगर उन्होंने जमीन पर उतारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प 1906 में लिया और आधारशिला 1916 में रखी। तब से लेकर आज तक हम सब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के योगदान को जानते हैं। अब बीजेपी मंत्री की धमकी के बाद सारेगामा का ऐलान, सनी लियोनी के गाने मधुबन में राधिका नाची के बदलेंगे लिरिक्स।
सनी लियोनी का नाम पिछले कुछ दिनों से विवाद में छाया हुआ है। बता दें कि हाल ही में सनी लियोनी की रिलीज हुई एक म्यूजिक एल्बम मधुबन में राधिका नाचे को लेकर कंट्रोवर्सी गहराती जा रही है। आरोप यह है कि इस गाने के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाया गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की धमकी के बाद म्यूजिक लेबल सारेगामा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि वह इस गाने को सभी प्लेटफॉर्म पर फिर से रिलीज करेंगे। दरअसल म्यूजिक लेबल सारेगामा ने सोशल मीडिया पर इस गाने के विवाद को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। सारेगामा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हाल ही में मिली प्रतिक्रियाओं के बाद हम इस गाने के सभी बोल को बदल देंगे और इस गाने को फिर से नया बना के सभी प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च करेंगे। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ, ये हमारी भगवान ही है। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्थाओं, हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से, शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। इस हीरोइन को विदेश से निकाला गया जूते मार के। भारत का भी कर्तव्य है कि इसको यहाँ से निकाला जाए। ये बड़ा गंदा यहाँ पर परोस रही है, बड़ा गंदा यहाँ फैला रही है। हमारी राधा रानी के बारे में जानती क्या है? इसको राधा रानी के बारे में पहले जानकारी करें, तब जाके इसको इतना गंदा नाच करना चाहिए। हमारे इष्ट जिसको ब्रह्मांड पूछता है, जिसको एक एक पूरा विश्व पूछता है, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, जिसको भगवान पूरा विश्व पूछता है, इसने आज उसके संग मजाक किया है, इसको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और तुरंत ये माफी मांगे मीडिया में आके और इस वीडियो को बंद करे और कहे कि मैं जीवन में कभी ऐसा नहीं करूंगी। तब जो भारत की जमीन पर रह सकती है, ये तो जो जहां से आई है उसको वहीं चले जाना चाहिए और भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो सरकार है ये बहुत अच्छी सरकार है, हमें मोदी जी और योगी जी पर भरोसा है। ये सरकार अब भारत में गंदगी नहीं बर्दाश्त करेगी और इस हीरोइन पे एक्शन लेना पड़ेगा। और नहीं लेते हैं तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा और हम लोग सड़कों पे आएंगे। इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। संपूर्ण भारतवासियों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। और ये वीडियो जिसके पास भी आती है, मेरे बहन बेटियों, आप ना देखें, इसको डिलीट करें और इसका बहिष्कार हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये सब पे आना चाहिए। उत्तराखंड में यूं ही नहीं बदले हरीश रावत के सुर। कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी के बाद मांगी माफी। उत्तराखंड में पार्टी की अंदरूनी खींचातान का समाधान निकलने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान और दिग्गज नेता हरीश रावत के बीच सब कुछ दुरुस्त नजर नहीं आ रहा है। पार्टी नेतृत्व के साथ निकले सुलह के बावजूद रावत की ओर से खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने की सियासत कांग्रेस हाईकमान को नागवारा लगी है। इसको लेकर उसने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी है। वहीं समझा जाता है कि नेतृत्व की नाखुशी के इन संकेतों के बाद ही हरीश रावत ने रविवार को खुद के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जिम्मा सौंपने जाने वाले बयान में बदलाव करते हुए इसके लिए माफी मांगी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार रावत समेत उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक में आम सहमति से यह तय हुआ है कि औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की ओर से घोषित नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में भाजपा की जन विश्वास यात्रा रामलीला ग्राउंड पहुंची। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यात्रा के बाद साहिबाबाद की जनता को संबोधित किया। बड़ा जन सैलाब ये भाजपा का समुद्र है। इसके सामने तमाम नदियां आकर इसमें मिल जाती है। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहादुर समाज सेवी कार्यकर्ता बंधुओं, आज पवित्र दिन है। आज क्रिसमस भी है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन भी है। हम सबके मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, राष्ट्र पुरुष, भारत रत्न से सम्मानित अटल जी का आज जन्मदिन भी है, उनकी जन्म जयंती है। और गुरु गोविंद सिंह जी के इस समाज के रक्षण के लिए, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए जो संघर्ष किया था, उनके 2 साहब जाने जो 2 बेटे, पवित्र दिन
आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में काफी देर से आने के बावजूद यहां पर एकत्रित हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज ये यहाँ के कौन सा दल एक है, शायद लोक दल है, नाम तो धीरे धीरे याद आएगा। और ये सभा सारे लोग देख लो कि एक जगह पर आज तो 10 जगह पर हो रहा है और हर जगह जन सैलाब उमड़ रहा है। देख लो, काम कराने वाले लोग, जो विकास करते हैं लोग, उनमें जनता का कितना विश्वास है अगर देखना है तो साहिबाबाद विधानसभा में चलकर आकर देख लो। साहिबाबाद आ जाओ और देख लो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसका विश्वास है। ये वो लोग जो घरों में छुपे हुए थे, वो लोग जो बीजेपी की वैक्सीन को, बीजेपी जो वैक्सीन थी बीजेपी की वैक्सीन कह रहे थे, वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह रहे थे, कोरोना के संक्रमण काल में, संकट काल में अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं जा रहे थे। वो आज यात्रा निकाल रहे थे, पराजय यात्रा, उनकी यात्रा पराजय यात्रा थी और हमारी यात्रा ये जन विश्वास यात्रा है। वो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह गए होंगे, हमारी 6 यात्रा जन जन तक पहुंची है। आज इन सब की चिंता क्या है? सपा की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है कि वो पीछे से पिछड़कू बनकर थोड़ा बहुत आगे आ जाए। और हैदराबादी भाईजान बिरयानी खा खा के जहर, ये खा खा के बिरयानी ये गरज रहे हैं। इनकी गर्जना मेमने की गर्जना से कम नहीं है, इस शेर की गर्जना नहीं है, ये विग्रह करने की गर्जना हो रही है। इस देश को आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। अटल जी ने सबको साथ में लेकर चले, मोदी जी का नारा रहा सबका साथ सबका विश्वास। योगी जी ने गैस का कनेक्शन दिया मोदी जी के मार्गदर्शन में, तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। मकान बनाए तो हिंदू के भी बनाए, हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, सिख को भी मिला, ईसाई को भी मिला। बिजली का कनेक्शन हुआ, हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, अगड़ा भी बराबर है, पिछड़ा भी बराबर है और हम किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और उन्होंने जब ये काम किया ना, तो उधर से लोगों को लग गया कि अब तो राम नाम का जाप करना पड़ेगा, नहीं तो उनका अस्तित्व खतरे में है। कालीचरण ने धर्म संसद में नफरत फैलाने, हरिद्वार में हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील और अब महात्मा गांधी को कहे गए अपशब्द। देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में जहां हजारों साधु संतों का जमावड़ा लग रहा है, वहीं कई धर्म गुरु के भड़काऊ बयानों से विवाद भी पैदा हो रहा है। ताजा मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और नथुराम गौडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया है। कालीचरण महाराज ने कहा है कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को जरूरत है। बता दें कि इससे पहले हरिद्वार में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जहां एक धर्म गुरु ने हिंदुओं से हथियार उठाने के लिए कहा था। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने नागालैंड मामले में गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे बोलने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। अमित शाह जी ने लोकसभा में देश को बताया कि आर्मी के जवान ने रोकने के लिए इशारा दिया, वो लोग जो टाटा पिकअप में थे वो भाग निकले और उसी दरमियान जो फायरिंग में जो है 6 लोग की मौत हुई, 2 लोग जो है घायल हुए। ये अमित शाह जी का बयान है। जैसे ही उस घटना के बाद
जब गांव वाले जो ओतिंग गांव के सब निवासी थे, ये सब जो 6 के 6 8 लोग एक्चुअली जो 2 घायल हुए थे, वो खदान में काम करने वाले माइनर्स हैं, मजदूर हैं, ओतिंग गांव के हैं। जब गांव के लोग को जब फायरिंग की सूचना मिली थी तो वह जब घटनास्थल पर पहुंचे थे तो वहां पर जो है आर्मी के लोग मिले। अमित शाह जी और सरकार का कहना है कि उस दरमियान जो उस घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी अमित शाह जी ने नहीं दी देश को और सदन को। वहां पर फायरिंग हुई और वहां पर जो है 7 लोग की मौत हुई और दूसरे दिन मौन जिला के जो जिला मुख्यालय में एक और व्यक्ति की मौत हुई। ये पूरा घटनाक्रम है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने घटना को गंभीरता को देखते हुए एक 4 सदस्य की कमेटी बनाई, जिसमें जितेंद्र जी थे, गौरव गोगोई जी थे, एंटो एंथनी साहब थे और मैं था। तो हम लोग निकले और इस घटनाक्रम के बारे में इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बात को जो देश से छुपाने की जो कोशिश करी है वो सार्वजनिक आपके रूप में जो आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। अभी तक कोई भी मंत्री या वरीय पदाधिकारी किसी तरह की जो है घटनास्थल पर, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर वहां गया है, ना किसी तरह का जो है वहां से उनके जो मृतक के परिवार से उनकी मुलाकात हुई है और किसी तरह से लोग को बीच में जाकर के संवेदना प्रकट करने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ है। एक चीज मैं आप सब लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि इस तरह की घटना भारत के किसी और जगह अगर क्षेत्र में होता, दिल्ली में अगर इस तरह की जो 14 लोग की मौत हो जाती, बम्बई में होता, कलकत्ता में होता, तो इस तरह की जो है रवैया सरकार से कभी, इस तरह की हरकत से सरकार कभी बच नहीं पाती। क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत की बात है तो इसलिए कोई पूरी तरीके से जो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। एक दूसरा, एसआईटी गठित कौन करता है? नागालैंड सरकार, केंद्र सरकार नहीं, नागालैंड सरकार। तो जब अमित शाह जी ने जो सदन के पटल पर उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी गठित किया, एक और झूठ उन्होंने देश से कहा, पार्लियामेंट में कहा, क्योंकि एसआईटी तो नागालैंड सरकार की है। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट डिमांड है और डिमांड पर ही आ जाता हूं। एक तो असत्य का शहंशाह अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी आदत सी बन गई झूठ बोलना। आप तो पार्लियामेंट में ही लगातार झूठ बोलते हैं। एक दूसरा, जो मृतक के हर एक परिवार के, मृतक व्यक्ति के परिवार को, हर एक व्यक्ति को जो 1 करोड़ का मुआवजा, अभी नागालैंड सरकार ने सिर्फ 5 लाख दिया है और वो भी ग्रामीण ने लेने से इनकार कर दिया है। जो भी घायल हैं उनको 10 लाख और एक गुवाहाटी हाईकोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन अधीनस्थ, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द जज ऑफ द गुवाहाटी हाईकोर्ट, इस एसआईटी के जो काम पर जो है एक एसआईटी के काम पर सुपरविजन करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की। यह हमारी डिमांड है। पिदूना विधानसभा से सपा उम्मीदवार प्रत्याशी के द्वारा कराए जा रहे प्रचार गाड़ी में भाजपा का गाना बजते हुए वीडियो हुआ वायरल। औरैया जनपद के नगला जयसिंह पहुंचे उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जनसभा में विवादित बोल बोले। साथ ही साथ असुद्दीन ओवैसी को गधा बताते हुए कहा कि वह हैदराबादी दाढ़ी वाला कहता था राम मंदिर के निर्माण पर खून की नदियां बहाई जाएंगी।
सांसद साक्षी महाराज ने तलख लफ्जों में कहा है कि मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन एक खून का कतरा भी नहीं गिरा है। मोदी अवतरित पुरुष हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है। मोदी हैं तो ही मुमकिन है। हजारों सालों में मोदी जैसा व्यक्ति जन्म लेता है। इससे पूर्व उप सरकार के कृषि राज्य मंत्री लखन सिंह राजपूत ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। वह जिले के विकास के बारे में भी बताया था। गिनती जारी है। कल शाम तक की मेरे पास सूचना है 155 करोड़ रुपया घर में निकले। कितने? 155 करोड़। यहाँ दो पैसे के लिए तरस रहे किसान बेचारे, नल के लिए, राशन कार्ड के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए तरस रहा है। और सपा के दिग्गज यहाँ कल तक की गिनती 155 करोड़ रुपया लोग डकैती डालते रहे, विकास का पैसा सारे का सारा हटते रहे हैं। अब तो मोदी जी ने ऐसा मंत्र बढ़ाया। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे हम क्या करें, हम 1 रुपया भेजते हैं तो पटना तक वो जाते जाते 25 पैसे रह जाता है। 15 ये कह रहे हो, यही कहा हमारा करेक्ट कर दिया। ये में कहा था, यही कहा था 15 जेल में कहा। अब तो अगर 2000 भेजते हैं तो है ना, और मोदी की मौज बता रही 2000 के कब 4000 कर देगा, 5000 कर देगा। वो तो भगवान जाने मोदी की लीला, या भगवान जाने, दूसरा कोई नहीं जानता मोदी को। लेकिन मोदी वास्तव में ही पुरुष है। और ये जोड़ी जो भगवान ने बनाई है इस भारत का उद्धार करने के लिए, जैसे राम ने कृष्ण ने आके धर्म की स्थापना उद्धार किया था, ऐसे ही सब भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े नेता धर्म की स्थापना, जनता का उद्धार। क्या बड़ा जगह सर्किट आपको, बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, क्या कमाल कर रहे हैं। ऐसी सरकारों ने कभी सोचा क्या? वो एक गधा है हैदराबादी, नाम सुना, दाढ़ी वाला, अवैसी, अयोध्या में राम के मंदिर पर एक ईंट का टुकड़ा नहीं रखा जा सकता, खून खराबा हो जाए। क्या हुआ वैसे? एक कतरा कहीं खून का नहीं गिरा। और विश्व का सबसे भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बड़े बड़े पत्थर तलाश के बन रहा है। चुनाव के चलते अमेठी को एक बार फिर मिली बड़ी सौगात। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। आपको बता दें कि रायबरेली से अयोध्या को सीधे जोड़ने वाले 46 किलोमीटर लंबे पुल को फिर से एक बार बनाने की बात हो रही है। माना जा रहा है कि इसकी लागत 737 करोड़ रुपए होगी। इस सड़क का चौड़ीकरण होने के बाद रायबरेली से अमेठी होते हुए अयोध्या तक लोगों को आसानी से जाने में होगा। वहीं सड़क पर कई सारे रेल सेतु भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, तिलोई विधानसभा में सड़क और जगदीशपुर विधानसभा में बाईपास भी बनाया जाएगा। नवोदय विद्यालय में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्र के साथ ही प्रदेश के मंत्री और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो मांग पिछले कई दशकों में अमेठी की जनता की थी वह अब पूरी हो रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले अमेठी आए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ऐसे काम नहीं कर पाए हैं अभी तक। बता दें कि उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में अमेठी से जैसे कांग्रेस का सफाया किया था, वैसे ही इस साल फिर एक बार 2022 में सफाया हो जाएगा। भाजपा की सरकार केंद्र में बनी और उत्तर प्रदेश की धरती पर कमल का फूल खिला, और इसलिए आज मेरे लिए गौरव का विषय कि नितिन जी मात्र राजमार्ग, मात्र कृषि विज्ञान केंद्र, मात्र पुलिस कर्मियों के लिए आवास, इन्हीं का लोकार्पण अथवा शिलान्यास नहीं कर रहे, बल्कि साथ ही जगदीशपुर में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की भी व्यवस्था आज हमारे परिवारों को दे रहे हैं। आज सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में सड़क का काम, स्कूल का काम, आवास का काम यह उस लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है जिसको एक जमाने में VIP कहा जाता था। कुछ दिन पहले आए
कहा था तो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2.5 घंटे में ही लौट और आए तो अमेठी से लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। किसी को संत कबीर से नगर से लाए, किसी को मध्य प्रदेश से लाए, किसी को छत्तीसगढ़ से लाए। और जब यहाँ आए नितिन जी तो अमेठी वासियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे उनके समर्थक। अरे 50 साल रहे यहाँ पर, 50 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए और बाहर से लोग आए तो वो अमेठी वालों को धकेल रहे हैं। ऐसे लोगों से कह देना चाहती हूं, साल 2019 के चुनाव के बाद मैंने कहा था कि चुनाव समाप्त हो चुका है, अब मुझे सेवा देनी है तो उनको भी देनी है जिन्होंने वोट नहीं किया और उनको भी देनी है जो हमारे समर्थक हैं। मैं आज आप सबको आह्वान करने के लिए आया, अपील करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मेरे पत्रकार साथियों, ये 2017 से बड़ा चुनाव मानिएगा। हमें 2017 के चुनाव में जो गौरीगंज शेष रेलवे के सीट हार गए थे, इसमें भी कमल का फूल खिलाना है और यह संकल्प लेकर के आज आप सबको जाना है। बाकी तीनों सीटें आपको जिताया था, फिर से जिताने का काम करेगा ऐसा मैं विश्वास है। यह भी ध्यान रखना, ये सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों को अलग अलग मत समझिएगा, ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ये सपा बसपा वाले कांग्रेस का समर्थन करते हैं कि नहीं करते, बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये अलग अलग है कि एक है? ये बाहर से अलग अलग दिखते हैं, अंदर से सब एक है। इनका लक्ष्य रहता है 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री ना बन पावे, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं बहुत बहुत। आज नहीं सकता, एक तरह झुककर के आपको प्रणाम करता हूं। आपने अमेठी जिता दिया, हमें तो उत्तर प्रदेश जिता देने का काम किया। थोड़े वोट से रायबरेली रह गया था, हमें पूरा विश्वास है अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा तो अमेठी के साथ रायबरेली में भी कमल का फूल लोकसभा के चुनाव में भी खिलेगा। मैं आज आप सबसे एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यह जो मुस्लिम तुष्टिकरण की घटिया राजनीति करने वाले, गुंडे और अपराधियों के बल पर राजनीति करने वाले, जातिवाद की राजनीति करने वाले, विकास के मार्ग में बाधा डालने की राजनीति करने वाले, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको सबक सिखाओगे? बताइए, सबक सिखाओगे? क्यों सबक सिखाना है, कौन याद दिलाना? ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।